दोस्तों, आखिर क्यों ममता बनर्जी का साथ छोड़कर के बीजेपी के बागी गुट वाले खेमे में जाने वाले मदन मित्रा को वहां पर भ्रष्टाचारी कहा जाने लगा? आखिर क्यों ये खबरें आ रही हैं कि 24 घंटे के भीतर भीतर मदन मित्रा का मोह भंग हो गया बागी गुट से और बीजेपी से और वापस ममता बनर्जी की तरफ आएंगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जाने वालों ने हमेशा यही कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दरअसल उनके भतीजे की वजह से पूरी तरह लाइन और लेंथ उसकी बिगड़ चुकी है और अब हम असली टीएमसी हैं, क्या क्योंकि हम अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं। मगर दोस्तों, जैसे ही मदन मित्रा के बेटे और उनकी पत्नी को ईडी का समन आया रेड के लिए, उन्होंने पाला बदल लिया। मगर पाला बदलकर बीजेपी में जाना उनके लिए और ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता ने जो कुछ कहा उसने मदन मित्रा के पैरों तले से ज़मीन खींच दी। मदन मित्रा को भ्रष्टाचारी कहा जाने वाले और टीएमसी के समन के डर से बीजेपी खेमे में आने वाले इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसमें नया क्या है। चाहे वो टीएमसी विधायक हो या सांसद हो, सभी न किसी घोटाले में शामिल हैं। यहाँ मदन मित्रा का जिक्र हो रहा है। वो वास्तव में भ्रष्टाचार के एक अनुभवी व्यक्ति हैं। एक मामले में उनसे गेस्ट हाउस से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए, दूसरे मामले में 10 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल को एक गरीब राज्य माना जाता था। क्या ये समझना मुश्किल है कि करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए? सब के सब भ्रष्टाचारी। यानी कि दोस्तों, जो सोच करके मदन मित्रा गए कि साहब वहां जाकर सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, मगर वहां उनका स्वागत ही भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से हुआ। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का यह प्रहार ममता का साथ छोड़कर बीजेपी द्वारा बनाए गए टीएमसी के बागी गुट में जाने वाले मदन मित्रा के लिए, मतलब बीजेपी एक तरफ बंगाल में दशकों तक एक छत्र राज कायम रखने के लिए वहां की विरोधी पार्टी को यानी कि टीएमसी को पूरी तरह तहस नहस करते हुए उनके नेताओं को अपने साथ लेकर खुद के इर्द गिर्द एक मजबूत पहरा बना रही है, तो दूसरी तरफ उन बागियों को इस बात का खुले में अब एहसास भी करा रही है कि आप हमारे इशारे पर नाचते रहिए, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी वैसे भी आपके प्रति नहीं है, क्योंकि आपको हमने अपनी पार्टी बीजेपी में नहीं रखा है। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो मदन मित्रा का ममता के साथ छोड़ करके भाजपा संग आने पर पहले ही दिन क्या कुछ कह दिया वो आपने सुना। दरअसल दोस्तों, यही डर बीजेपी के खेमे में गए दूसरे बागी विधायकों और सांसदों को सता रहा है कि अभी से अगर इस किस्म की स्थिति दिखाई दे रही है तो फिर आगे होगा क्या। इसीलिए बहुत सारे लोग, पिछले दिनों जो बात खबर सामने आई थी, कैसे बागी गुट के एक नेता ने कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटा दे ममता बनर्जी, तो ज़्यादातर उसमें से लोग बागी वापस ममता बनर्जी के साथ आ जाएंगे। मगर दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अभी बंगाल में बीजेपी को विधायकों की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पहले से करीब 2/3 विधायक है। मगर ममता गुट को पूरे तौर पर ख़त्म करके इन सांसदों और विधायकों की सियासी ज़मीन को ख़त्म करना उनका मकसद है। अब आप देखिए ना, ईडी से अपने परिवार को समन मिलने के एक दिन बाद ही मदन मित्रा 16 जुलाई को ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे में शामिल हुए। मदन मित्रा ममता के बेहद करीबी नेता माने जाते थे। वो टीएमसी के गठन से पहले ही ममता के साथ रह रहे थे। अब जब ममता बड़ी बगावत का सामना कर रही हैं, तो उनको मदन मित्रा ने भी उनका साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मतलब टीएमसी के शब्दों में कहें तो गद्दारी कर दी। मदन मित्रा ने ममता का साथ तब छोड़ा जब एक दिन पहले ही ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में उनकी पत्नी और दोनों बेटों को पूछताछ के लिए समन दिया। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में जांच के सिलसिले में मदन मित्रा की पत्नी अर्चना मित्रा, दोनों बेटे स्वरूप और शुभरूप को समन जारी किया। 22-23 जुलाई को कोलकाता स्थित ईडी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी इनकी कोलकाता स्थित ऑफिस और कार्यालय पर भी तलाशी ले चुकी है। दोस्तों, मदन मित्रा की पत्नी और उनके बेटे को ईडी का समन मिलने के बाद उनसे पूछा गया कि आप तो एक ही दिन में पलटी मार गए, जिस पर वो कहते हैं कि मेरी पत्नी और दोनों बेटों को ईडी ने बुलाया है, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मेरे इस राजनीतिक फैसले का ईडी की इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी दोस्तों, ये कह भी क्या सकते हैं। दोस्तों, मदन मित्रा 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे, जहां टीएमसी के बागी नेताओं ऋतव्रत बनर्जी, अखरुज्जमान और संदीपन शाह सहित अन्य विधायकों से मुलाकात की।
उन्होंने औपचारिक रूप से बागी गुट में शामिल होने की घोषणा कर दी। मगर यहाँ एक और बात जो कह रहे हैं, उसे लोग कह रहे हैं कि पहले ही दिन उनको बीजेपी चालीसा वाला मंत्र पढ़ना पड़ गया, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ईडी से ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से डर लगता है। ईडी केवल पूछताछ करेगी, लेकिन अभिषेक मुझे कहीं भी फेंक सकते हैं। आज पार्टी की जो स्थिति हुई है उसके लिए अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं। कार्यकर्ता सड़क पर हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बताएं कि मदन मित्रा का राजनीतिक सफर कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ था। 1998 में जब ममता बनर्जी द्वारा तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की गई, उसी समय से मदन मित्रा उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में रहे। यानी कि शुरुआत से टीएमसी के गठन के पहले से ममता के खासा सहयोगी रहे। टीएमसी सरकार बनने के बाद राज्य के खेल और परिवहन मंत्री रहे। हालांकि शारदा चिट फंड घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें करीब 22 महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्हें जमानत मिली। मदन मित्रा जैसे वरिष्ठ नेताओं का ममता बनर्जी का साथ छोड़ना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। एक और टीएमसी के भीतर बगावत लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ ईडी की जांच और राजनीतिक उठापटक ने राज्य की राजनीति को और ज्यादा गरमा दिया। अब दोस्तों, इधर टीएमसी छोड़कर बागी गुट में आने वाले मदन मित्रा का स्वागत करते हुए ऋतव्रत बनर्जी कहते हैं कि व्यक्ति पूजा के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व की लड़ाई है। मदन मित्रा वरिष्ठ नेता हैं, उनके आने से यह साबित होता है कि असली टीएमसी हमारे साथ है। मदन मित्रा का बागी गुट में जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाता है। इससे पहले 4 जुलाई को ममता के एक और करीबी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य भी बागी गुट में शामिल हो चुकी हैं। पहले टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 के आसपास विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। अरूप राय को पार्टी अध्यक्ष के रूप में समर्थन दिया। फिर बागी गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय पर दावा किया। बागी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के चुनाव चिन्ह, बैंक खातों, पार्टी के नाम पर अपना दावा ठोका, इस बात के साथ में कि असली टीएमसी वही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में शुरुआत से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाक्रम सामने आए, उसमें जाहिर तौर पर कानूनी पहलू से अगर देखा जाए, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें ममता बनर्जी के टीएमसी पर कब्जे वाली, भले ही लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, चुनाव आयोग भले ही इसमें भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाला फैसला दे दें, लेकिन कानूनी नज़रिए से अदालत में जिस बात की उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर जीत ममता गुट की होनी है, क्योंकि संविधान, कानून, लोकतांत्रिक नियम और जनप्रतिनिधि कानून 1951 उसके एक्ट के बहुत सारे क्लॉजेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं। मगर दोस्तों, जब तक अदालती प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक अदालत में मामला सुना जाएगा और जब तक अदालत उस पर फैसला लेगी और जब तक अदालत उस फैसले को सुनाएगी, तब तक मुझे लगता है कि एक नहीं 2-2 चुनाव निकल जाएंगे। फिर इन तमाम स्थितियों का मतलब क्या रह जाएगा? और यही दरअसल खेल है मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष का, कि उसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नचाना और घुमाना है, और वो भी वही रहा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता खुलकर ये कहता है कि मदन मित्रा तो शुरू से भ्रष्टाचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार की कहानियों को दर्शाता और बताता है कि उनके फलाने वक्त में उनके पास में इतने करोड़ रुपए, उनके फलाने वक्त में उनके पास इतने करोड़ निकले, ये इनके विधायक हों या फिर सांसद हों, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। और यही विधायक और सांसद जिन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इन्हीं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये सारे के सारे खींचते हुए, दौड़ते हुए उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया, अपना एक अलग गुट बना करके तैयार करके वहां पर खड़ा कर दिया, अपने एक बैकबोन के तरीके से, ताकि जब ज़रूरत हो तब उसे इस्तेमाल करें। इसीलिए दोस्तों, बीते दिनों जो खबर आई कि ममता गुट के पास में बागी गुट के बहुत सारे करीब 40 से 45 विधायक वापसी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है अभिषेक बनर्जी को साइड करें। अब मदन मित्रा के साथ में पहले ही दिन जो हुआ, बीजेपी की तरफ से उनको भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों को सुनना पड़ा, जाहिर तौर पर ये उनके ज़मीर को कचोक रहा होगा। वैसे उनका ज़मीर क्या है? राजनीति में ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, आत्मा ज़मीर मार करके ही राजनीति में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ कह पाना अभी शायद बहुत जल्दबाजी होगी। इन तमाम चीज़ों और कड़ियों को जोड़कर दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।